मंच पर विराजमान श्रीमान संतोष जी, सभी वरिष्ठ हमारे कार्यकर्तागण, देश भर से आए हमारे बंधुओं बहनों, हम यहाँ पर 2 दिन से हैं। भिन्न भिन्न विषयों पर हम लोगों ने चर्चा की है। सामान्यतः हम सभी लोग वे हैं जो लेखन के कार्य से जुड़े हैं। लेखन के कार्य से जुड़े होने का अर्थ है कि हम समाज को वो देना चाहते हैं जो समाज को एक ठीक दिशा प्रदान करता है। सामान्यतया जो सामान्य जन है वो उतनी जानकारी नहीं रखता, रख भी नहीं सकता, संभव नहीं है। तो इसलिए समाज में कुछ लोग ऐसे हैं जो गहरा अध्ययन करते हैं, किसी विषय की गहराई में जाते हैं और भिन्न भिन्न पद्धतियों से समाज के सभी वर्गों के पास वो विचार पहुंचे, इस प्रयत्न में रहते हैं। उस वर्ग का प्रतिनिधित्व हम लोग करते हैं। लोकतांत्रिक व्यवस्था देश में चलती है। तब लोकतांत्रिक व्यवस्था नहीं थी तब भी हजारों साल से ये परंपरा है। जो जानते हैं वे बाकी समाज को बताएं कि सच क्या है। और इसलिए हजारों वर्षों से प्रत्येक समाज में, किसी भी देश में एक सामान्य पद्धति है कि विद्वान लोग अपने विद्वत्ता के आधार पर किसी भी बात के सच स्वरूप को समाज के सामने प्रस्तुत करते हैं। हम लोग उस वर्ग का प्रतिनिधित्व यहां पर करते हैं। देश में जब स्वातंत्र्य आया अर्थात 15 अगस्त 1947, एक नई शासन व्यवस्था भी आई कि सामान्य जन को, वयस्क को मताधिकार प्राप्त हो गया। लेकिन देश की जो उस समय की जो साक्षरता की स्थिति थी वो अच्छी नहीं थी। जो लिटरेसी रेट था वो केवल 15% था। कहे तो 85% लोग जो थे इलिटरेट थे। इलिटरेट का मतलब ऐसा नहीं है कि नासमझ थे, ऐसा नहीं है मेरा कहना। लेकिन पॉलिटिकल पार्टीज के मैनिफेस्टोज को पढ़ना, उसको अध्ययन गहराई से करना, फिर समझदारी से अपने मत का प्रयोग करना, ऐसा उन्होंने पहले भी बहुत लंबे समय से नहीं किया था। लेकिन अब नई सरकारें चुननी थी और इसलिए देश में जो एक मैच्योर डेमोक्रेटिक सिस्टम डेवलप होना चाहिए था वो इसलिए भी नहीं हो पाया कि समय रहते हमारे देश के सामान्य वयस्क को, जो 21 वर्ष का था और जो मतदान करने के लिए जाता था, उसको जितनी समझदारी चाहिए थी वैसे समझदार लोगों को चुनने का वो सिस्टम देश में नहीं बन पाया। मताधिकार तो आया, इसमें कोई दो राय नहीं। वो शासन करने वाले लोगों को चुन करके भेजता था, ये सच बात है। लेकिन वो किन बातों से प्रभावित हो जाता था? कौन सी बातें ऐसी थी जो उसको प्रभावित कर देती थी? और इस कारण से इस देश में लोकतंत्र तो है, लेकिन लोकतंत्र के जैसे वैल्यूज चाहिए, उसमें कहीं ना कहीं कोई कमी आई। और इसे देश में जो विद्वत जन है, देश में जो ज्ञानी लोग हैं, उनकी हमेशा से एक जिम्मेदारी रही है कि बाकी अन्य लोगों को भी उस दिशा में लाने का प्रयत्न करें, समझाने का प्रयत्न करें क्या ठीक और क्या ठीक नहीं है। और ये देश की स्वतंत्रता के बहुत पहले से जो ऐसे विद्वान लोग थे, वे समाचार पत्र निकालते थे, बड़े परिश्रम के साथ समाचार पत्र निकलते थे। वो विदेशी सरकार थी और विदेशी सरकार के आधिपत्य में सब कुछ रहता था। चाहे जब किसी को जेल भेज देना, उसके लेख पर आपत्ति कर देना, प्रकाशन को बंद कर देना, उनके अधिकार में था। लेकिन लेखकों ने हार नहीं मानी।
लोकमान्य तिलक ने मराठा निकाला, केसरी निकाला, लाजपत राय ने पंजाब से पत्र निकाला, मालवीय जी ने उत्तर प्रदेश से पत्र निकाले, महर्षि अरविंद ने बंगाल से पत्र निकाले। सारे देश भर में अच्छे लेखक खड़े हुए और उनकी संख्या सैकड़ों हजारों में थी। लिखते थे, जेल भी जाते थे। एक बड़ा लेख वंदे मातरम में प्रकाशित हो गया, लेकिन वंदे मातरम के संपादक उन दोनों विपिन चंद्र पाल थे। लेखक का नाम नहीं जाता था, कौन सा लेख किस लेखक ने लिखा है, ये लेखक का नाम नहीं जाता था, संपादक का नाम जाता था। वो लेख महर्षि अरविंद ने लिखा था, सरकार इस पर नाराज हो गई। सरकार ने विपिन चंद्र को बुलाया, ये लेख किसने लिखा? विपिन चंद्र पाल ने कहा, किसी ने लिखा हो, मैं संपादक हूं, मेरी जिम्मेदारी है। नहीं, लिखा किसने? बोले आप छोड़िए किसने लिखा, मुकदमा चलेगा, चलाइए ना। मुकदमा चला और अंतिम समय तक विपिन चंद्र पाल ने यह बात डिस्क्लोज नहीं की कि लेख किसने लिखा। विपिन चंद्र पाल को सजा हो गई, वे जेल गए, लेकिन लेखक का नाम डिस्क्लोज नहीं किया। ये गहराई है। वो लिखने वाला भी अभी नौजवान था, अर्थात महर्षि अरविंद अभी नौजवान थे। विपिन चंद्र पाल बड़ी प्रतिष्ठा वाले व्यक्ति थे। उस प्रतिष्ठा वाले व्यक्ति ने नौजवान लेखक को बचाया, अरे तुम रहने दो, मैं जेल जाने को तैयार हूं, मैं जेल जाऊंगा। इस तरह से लेखकों को बचाकर चलने वाली परंपरा इस देश में बहुत लंबी रही है। एक आध घटना नहीं, ऐसी 50 घटनाएं हैं। और इसलिए इस देश के जनमानस को, इस देश की प्रज्ञा को, देश के इंटेलेक्ट को जगाए रखना, जागृत रखना। एक लेखकों का एक सम्मेलन था, उस सम्मेलन में इंदिरा जी आने वाली थी। छोटा सम्मेलन था, ऐसी गोष्ठी जैसी थी, एक 15-20 लोग बैठे थे। विद्यानिवासी मिश्र भी उसमें थे। तो संचालन करने वाले सज्जन ने, इंदिरा जी आ गई, इंदिरा जी प्रधानमंत्री थी, संचालन करने वाले सज्जन ने इंदिरा जी का परिचय कराया और कहा, अब हम सभी का मार्गदर्शन इंदिरा जी करेंगी। विद्यानिवासी बोले, क्या परंपरा बदल गई? इंदिरा जी तुरंत खड़ी हुई, नहीं, ये संचालनकर्ता से गलती हुई है, मैं आपका मार्गदर्शन करने नहीं आई, मार्गदर्शन करने का सामर्थ्य भी मेरा नहीं, मैं विद्वानों के बीच में आई हूं, आप जो कहेंगे उसको सुनने के लिए आई हूं। अर्थात विद्वान जो है वो राजनीति की दिशा तय करता है, या राजनीतिक लोग विद्वानों की दिशा तय करते हैं, इसमें बड़ा संभ्रम न हो जाए कहीं। विद्वानों के द्वारा ही देश की राजनीति की दिशा निश्चित होती रहे, इस देश की परंपरा है और यह शाश्वत है, इसमें कोई संभ्रम किसी को नहीं होना चाहिए। लेकिन कभी कभी लेखनी डर जाती है। लाभ और हानि का जब विवेक जग जाता है, इसमें लाभ है, इसमें हानि है, ऐसा हो जाता है, तो लेखनी डर जाती है, भयभीत हो जाती है, शांत हो जाती है, या भयवश लिखती है, लोभवश लिखती है, और समाज उसका परिणाम भुगतता है फिर। इसलिए आप सभी से मेरी ये विनम्र प्रार्थना है, आप उस समाज के प्रतिनिधि हैं, उसको प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, उस समाज का, उस वर्ग का जो लोभ और लालच से या भय के कारण से अपनी लेखनी को हिलाइएगा नहीं, डराइएगा नहीं, हिम्मत से लिखिए, सच को सच कहने की हिम्मत रखिए, और उसके लिए जो परिणाम हो भुगतने के लिए तैयार रहिए। तब आप सच्चे लेखक हैं, तब आप समाज के मार्गदर्शक हैं। फिर प्रधानमंत्री भी आकर के बोलता है, नहीं, मैं मार्गदर्शन देने के लिए नहीं आई हूं, मैं मार्गदर्शन लेने के लिए आई हूं आपसे। और इसलिए जो विद्वत्ता है, जो समाज की प्रज्ञा है, ये किसी बात की भूखी नहीं होती है, प्राण देकर के भी उस परंपरा का संरक्षण करती है। उस समाज के हम लोग प्रतिनिधि हैं। यहां पर देश में समस्याएं बहुत है, ये बात सच है कि सरकार बदली है,
देश की हजारों समस्याएं, उन समस्याओं के समाधान करने का, और लोगों को लगता है सरकार करेगी, और सरकार अपने पूरे शक्ति से करने की कोशिश भी करेगी। यह प्रयत्नशील भी है। अनेक वर्षों से जो एक परंपरा बन गई है, पड़ गई है, उसको बदलना भी आसान नहीं होता है। देश अपनी मूल दिशा से भटका भी है। लोगों को लगता है कि यही चलता है, यही चलेगा, और यही चलता करते करते उसको एकदम यू टर्न करना आसान काम नहीं होता, कठिन काम होता है। और इसलिए बहुत सी बातें लोगों को बड़ी अव्यवहारिक सी लगती हैं। समय से ऑफिस जाना लोगों को अव्यवहारिक लगता है। प्रामाणिकता से, ईमानदारी से काम करना लोगों को अव्यवहारिक लगता है। मेहनत से काम करना, 15-16 घंटे काम करना लोगों को अव्यवहारिक लगता है। लेकिन एक बढ़ते हुए, उठते हुए जागृत समाज में, एक बढ़ते हुए राष्ट्र में अगर ये परंपराएं नहीं बदलेंगी तो देश जो अपना गंतव्य और भवितव्य देखा है उसको पा नहीं सकेगा। ये बदलना पड़ेगा। ये जो व्यवहार और जो विचार पैदा हो गया देश में, वो उसके बदलने की आवश्यकता है। ये कैसे बदले, जितना जल्दी बदले उतना आवश्यक है। मुझको लगता है ये सरकार इस बदलाव के लिए मन से प्रयत्नशील है। बंधुओं, मित्रों, इस देश में एक परिवर्तन का युग है। लोग बड़ी अपेक्षा लेकर के बैठे, ही बात सच है। समस्याओं को कहा जाए तो इतनी समस्याओं की लंबी लिस्ट बनेगी, वो देख करके भी मन को खराब लगता है, निराशा से भी लगती है कभी कभी। अभी भी देश में एक बड़ा समाज है जो दोनों समय खाना नहीं खाता, खा भी नहीं सकता। एक बड़ा समाज है जो कक्षा 5 के ऊपर पढ़ नहीं पाता। एक बड़ा समाज है पढ़ने के बाद भी और रोजगार के लिए घूम रहा है। एक बड़ा समाज है पर चिकित्सा के साधन नहीं है, बीमारी का इलाज नहीं करा सकता। भ्रष्टाचार तो ऐसा है, लगता है कि हर शरीर में प्रवेश तो नहीं कर गया कहीं। ईमानदारी से जीने वाले अपवाद रूप में दिखते हैं कहीं कहीं, लेकिन सामान्य जन जो है वो प्रामाणिक है। सारे देश के बारे में मिलकर के सोचना, सारे देश के बारे में सोचना, ये स्वभाव में थोड़ा कम हो गया है। ऐसी अब लिस्ट बनाएंगे तो बहुत सारी बातें एक के बाद एक हमको ध्यान में आएंगी और हमको लगेगा कि देश बहुत सारी समस्याओं से जूझ रहा है। देश के अंदर के संकट है, देश के बाहर के भी संकट है। इन सब पर विचार करना है। कभी कभी मेरे मन में आता है, एक एक समस्या विकराल रूप के साथ रहती है। मेरा आपसे एक आग्रह है, मेरा एक निवेदन भी है। ये राष्ट्र एक बड़ा प्राचीन राष्ट्र है, समाज एक बड़ा प्राचीन समाज है। इसकी एक परंपरा है, इसका एक विचार है, इसका एक दर्शन है, इसकी अपनी कुछ पहचान है। मित्रों, वही इसकी आत्मा है। ये देश बाकी के दुनिया के देशों से बहुत मामलों में भिन्न है, और इसलिए देश की समस्याओं का जब हम विचार करते हैं तो इस देश की समस्याओं का विचार इस देश के पर्सपेक्टिव्स में करना है, इस देश के संदर्भ में करना है, इस देश की दृष्टि से करना है। हम और देशों की दृष्टि लेकर और देशों के विचार से इस देश का समस्याओं का समाधान ये नहीं कर सकते। और इसलिए जो एकात्म मानव दर्शन में दीनदयाल जी समझाते हैं एक राष्ट्र को, वो राष्ट्र हम कौन है ये अपने को ध्यान में रखना है। ये राष्ट्र जो है ये दुनिया के अन्य नेशंस जैसा नहीं है। इसका जो इवोल्यूशन है, इसका जो डेवलपमेंट है, ये वैसा नहीं है। और ये बाहर के लोग समझ नहीं पाते। अभी हमारी बहन कह रही थी को वो इंग्लिश में हमको नहीं मिलता है और हिंदी में मिलता है, किसी को हिंदी में नहीं मिलता, इंग्लिश में मिलता है। ये है समस्या। इस समस्या को समझना भी है।
हर एक पाश्चात्य अंग्रेजी का अर्थ हिंदी में नहीं है, हर एक जो भारतीय भाषा का शब्दार्थ अंग्रेजी में भी नहीं है। और ये बहुत सारे भ्रम होते हैं, इसलिए हम कहते हैं अपने इस राष्ट्र को राष्ट्रीय भाव से, उस दर्शन से हम समझेंगे, सारी समस्याओं का समाधान उस दृष्टि से देख करके करना यह आवश्यक है। क्योंकि बाकी जो दुनिया के जो देश हैं उनके बनने का तरीका अलग है। अगर वो फ्रेम यहां लगा दिया तो हमारा देश बिखर जाएगा, नहीं बन पाएगा। हम उन समस्याओं का समाधान या उस तरीके से ढूंढ ही नहीं पाएंगे। फॉर एन एग्जाम्पल हम लोग देखें जरा, जो यूके नाम का देश है, यूनाइटेड किंगडम, ब्रिटेन बोलते हैं, उसमें से स्कॉटिश लोग साथ रहना नहीं चाहते। किसी कीमत पर भी प्लेबेसाइट हो गया 2-3 साल पहले, तो थोड़ा वोट कम रह गया, उनको 45 मिला, उनको 55 मिला। अगर 5% वो इधर से इधर आ जाएगा, ये अलग हो जाएंगे, नहीं रहना चाहते। वो आयरिश लोग हैं, वो भी रहना नहीं चाहते। क्यों रहना नहीं चाहते? उनकी इच्छा, हम नहीं रहना चाहते, हमारी भाषा अलग है, हमारी परंपरा अलग है। तो वहां जो नेशन कंसेप्ट है, ये राष्ट्र के कंसेप्ट से सर्वथा भिन्न है। और इसलिए उनके नेशन कंसेप्ट के पीछे कोई एक लैंग्वेज है, कोई एक ट्रेडिशन है, कोई एक कस्टम है, कोई रेस है, या कोई एथनिक आइडेंटिटी है, यहां तक कि कोई खेल है, कोई कल्चर है। ये भी कोई एक नेशन बना सकता है, और बना लेते हैं, तुरंत काट के अलग हट जाते हैं। जैसे यूएसएसआर में से एक तुरंत 10-12 देश अलग हो गए, पाकिस्तान में से बांग्लादेश अलग हो गया। वो नहीं चाहता हमारी भाषा अलग, हम अलग रहेंगे। और इसलिए अपना जो राष्ट्र है, ये पाश्चात्य जगत के नेशन के कंसेप्ट से डेवलप भी नहीं हुआ है। हजारों साल से भारत है, हजारों साल से है। और ये केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु के लोग भी अपने आप को इस देश से अलग मान ही नहीं सकते, भाषा अलग है। बाहर के लोगों को आश्चर्य होता है, ये कर्नाटक के लोग इतना अलग तरह का भाषा बोलते हैं, अलग तरह से लिखते हैं, फिर भी इस देश के साथ एक कैसे है। आसाम के लोग अलग प्रकार से लिखते हैं, देश के एक, अरे वो हमारा राष्ट्र का दर्शन है। ये दर्शन जो है, ये एकात्म है। ये दर्शन जो है, ये इंटीग्रेटेड है। ये दर्शन है, ये वननेस का है। ये दर्शन है, इंक्लूसिवनेस का है, एक्सक्लूसिवनेस का नहीं है। जब मैं अकेला, हम अकेले अपने को आइडेंटिफाई करके अलग ले जाते हैं, तो नेशन बनता है। हम सब मिलकर के आ जाते हैं और राष्ट्र बनता है। हम इनके साथ नहीं रह सकते, जर्मनी फ्रांस के साथ नहीं रह सकता, तो नेशन बनता है। आयरिश लोग यूके के साथ नहीं रह सकते, तो आयरलैंड बनता है। स्पेन पुर्तगाल के साथ नहीं रह सकता, क्यों? भाषा मिलती नहीं है। स्पेन पुर्तगाल अलग अलग रहते हैं पास में। इसलिए अपना जो चश्मा जो है, अपना विजन जो है, ये वननेस का चाहिए, एक राष्ट्र का चाहिए। सारे विविधताओं के बावजूद भी हम अंदर से एक हैं। जो फंडामेंटल यूनिटी ऑफ वननेस जो है, वो अंदर एक है। कभी कभी हमारे लोग कहते हैं विविधताओं में एकता है ना, ऐसा नहीं है। हमारी फंडामेंटल यूनिटी है, जो प्रोलिफरेट होती है डाइवर्सिटीज में। भाई यूनिटी इज फंडामेंटल, इट इज प्रोलिफरेटेड डाइवर्सिफाइडली, हजारों प्रकार के, लेकिन राष्ट्र का भाव एक है। हम इस चश्मे से, इस दृष्टि से देखेंगे, तब ध्यान में आएगा राष्ट्र एक है। तब समस्याओं का समाधान अपने को सोचना है। वो समस्या उस राष्ट्र के दर्शन के सामने रखते हैं तो सॉल्यूशन निकलता है, समाधान निकलता है। आपको आश्चर्य होगा, मैं आसाम में था तो वहां के उल्फा के कुछ लोगों से बातचीत हुई। मैंने उल्फा वालों से पूछा,
आप हमारे देश से भारत से अलग होना चाहते हैं? हम अलग होना चाहते हैं। क्यों अलग होना चाहते हैं? हमारी आइडेंटिटी अलग है। अच्छा ठीक है। आप शंकरदेव को मानते हैं? हाँ मानते हैं। शंकरदेव हमारा बड़ा संत है। शंकरदेव करके तो बड़े भारी उन्होंने ग्रंथ लिखे, हम उनको मानते हैं। अच्छा, शंकरदेव ने आसाम के बारे में क्या लिखा है बताओ जरा। तो वो तुमको नहीं मालूम। मैं तुमको नहीं मालूम, मुझको मालूम है, मैं बताता हूं तुमको। शंकरदेव ने लिखा है, कोटि कोटि जन्मों के पुण्य जब फलीभूत होते हैं तो भारत में जन्म होता है, आसाम नहीं लिखा। अब देखिए, वो आसाम का संत है, वो लिखता है, कोट कोट करोड़ों करोड़ों जन्मों के पुण्य जब इकट्ठे हो जाते हैं तो भारत भूमि पर जन्म मिलता है। आसाम नहीं लिखता, प्राग ज्योतिष भी नहीं लिखता। ऐसा जब आदमी आएगा तो नदी के झगड़े के विवाद होंगे, बताइए आप। ये पानी इतना हरियाणा को मिले, कितना पानी पंजाब को मिले, उसकी नहर खोद देता है, वो हाईवे खोद देता है, वो पानी नहीं मिलता, हमको पानी नहीं मिलता। अरे पानी का झगड़ा है, विवाद है, पूरा देश एक है, थोड़ा पानी कम और ज्यादा पे हम कर लेंगे फैसला। ये नैरोनेस है, ये क्यों आती है? जब बड़ा विजन समाप्त हो जाता है तो नैरोनेस आती है। अपना अपना प्रांत, अपनी अपनी भाषा, अपनी अपनी समस्या बड़ी प्रमुख लगती है, दूसरे की समस्या समस्या नहीं दिखती। तब छोटे छोटे टुकड़े टुकड़े में चिंतन शुरू होता है और बड़ा एक राष्ट्र का विजन ऐसा लगता है कि कम हो रहा है, घट रहा है। हमने कल अंबेडकर जी के बारे में विचार किया होगा। कल था सत्र, आज था? आज था। जब भाषा के आधार पर प्रांत बन रहे थे तो अंबेडकर जी ने इसका विरोध किया था। भाषाई आधार पर प्रांत बनने का विरोध नहीं था, उनका विरोध एक दूसरे पक्ष में था। सुनिए आप, वे कहते हैं एक ही भाषा भाषी को लाकर एक प्रांत में रख देना, इसकी आवश्यकता क्या है? एक भाषा भाषी लोगों के दो प्रांत क्यों नहीं बन सकते, तीन क्यों नहीं बन सकते? और उदाहरण दिया, सारे तेलुगु भाषी लोगों को इकट्ठा करके एक प्रांत बनाने की आप सोच रहे हैं, क्यों? तेलुगु भाषी के दो प्रांत बनाइए। उस समय उनकी बात नहीं मानी, अब दो प्रांत हो गए, तेलंगाना और आंध्र। अब झगड़ा होकर के हुए, विवाद होकर के हुए। वे कहते हैं भाषा प्रांत का आधार हो, लेकिन एक भाषा भाषी को इकट्ठा करके एक ही प्रांत में आप लाएंगे तो धीरे धीरे एक नई नेशनलिटीज का डेवलपमेंट शुरू होने का खतरा होता है, जैसा यूरोप में हो गया। इसलिए वो कहते हैं मैं हिंदी भाषी नहीं हूं, हिंदी भाषी न होते हुए भी मैं चाहता हूं देश में जल्दी से हिंदी एक ऐसी भाषा बन जाए, देश का प्रत्येक प्रांत इसको पढ़े। ये एक राष्ट्र एक जन का कंसेप्ट अच्छे प्रकार से डॉक्टर अंबेडकर जी के मन में था। ये जितना जल्दी हो जाए उतना जल्दी अच्छा है। वो कहते हैं मैं मराठी भाषी हूं, मैं मेरी मातृभाषा मराठी है, लेकिन हिंदी लाओ। अर्थात पूरा ये ऊपर से लेकर नीचे तक एक राष्ट्र। वैसे एक राष्ट्र अर्थात तो कन्याकुमारी का व्यक्ति है, उसको भी कश्मीर की समस्या ध्यान में आती है, कश्मीर वाले को तमिलनाडु और आसाम की समस्या ध्यान में आती है और उसकी दृष्टि से सोचता है, विचारता है। तो राष्ट्र अर्थात एक इकाई, एक जन, एक संस्कृति, एक विचार, एक दर्शन, एक महान परंपरा जो हजारों वर्षों से चली आ रही, उसको हम राष्ट्र कहते हैं। कल परसों बन गया ऐसा नहीं है। महाभारत में एक सुंदर प्रसंग है। धृतराष्ट्र जो है संजय से पूछता है, अरे भाई ये भारत नाम का क्या है, ये इसका वर्णन करो जिसके लिए ये दोनों संघर्ष कर रहे हैं। मेरे बेटे, हमारे जो बालक जो है ये और ये पांडु के पुत्र, ये विवाद कर रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं, उस भारत का वर्णन करो। और बड़ा लंबा वर्णन संजय करता है। ये ग्रंथ कई हजार वर्ष पुराना तो है ही है। अब 5000 वर्ष पुराना है कि 3000 वर्ष पुराना है, इस पर डिस्प्यूट हो सकता है। तो संजय वर्णन करता है, आप लोगों को आश्चर्य होगा, मुझको भी आश्चर्य हुआ, मैंने पढ़ा है, 30-35 श्लोक बोलता है, आसाम तक की नदियां गिना देता है। भारत में इतनी नदियां हैं,
कृष्णा, कावेरी, गोदावरी, ब्रह्मपुत्र और बराक तक गिनाता चला जाता है, सिंधु तक, सतलुज, झेलम, ब्यास, वितस्ता तक गिनाता चला जाता है। ये नदियों वाला देश ये भारत है। राजाओं के नाम गिनाता है, ये राजाओं का देश मेरा भारत है, ऐसा गिनाता है। फिर जातियों के नाम गिनाता है, तीर्थों के नाम गिनाता है। भारत यानी तो नॉट ए पॉलिटिकल आइडेंटिटी, नहीं, भारत कोई एक ऐसी आइडेंटिटी है इसको गिनाता है, हजारों साल से है। ये जो दृश्य है ये भारत को एक रखता है, हजारों साल से एक रखता है, एक दर्शन देता है, एक विजन देता है, आपस के भेदों को समाप्त कर देता है। दीनदयाल जी कहते हैं यही एकात्म भाव समाज के अंदर पैदा हो, ये स्वाभाविक है इस देश में। भाषा के आधार पर, संप्रदाय के आधार पर, परंपराओं के आधार पर समाज को बांटना ठीक नहीं। शासन इसमें सहयोग करे, यह अंतर्निहित समाज का गुण है। ये किसी शासक ने ला करके रख दिया ऐसा नहीं है। इस देश के साहित्यकारों ने, व्याकरणाचार्यों ने, लेखकों ने, नाटककारों ने, कलाकारों ने, संगीतज्ञ ने, धार्मिक प्रचारक, सबने मिलकर के इस भाव को बढ़ाया है। आपने कालिदास का अगर वो मेघदूत पढ़ा हो तो देखिए ना, कालिदास रघुवंश पढ़ा हो तो देखिए ना, कालिदास का जो मेघदूत नाम का नाटक है, मेघ जो है वो रामटेक से उठता है, ऊपर जा रहा है, वो यक्ष जो है अपना समाचार उस मेघ को देता है, अरे तुम वहां ऊपर जा रहे हो कैलाश पर्वत पर, ये हमारा समाचार ले जाओ। समाचार क्या है? उसकी एक प्रेयसी है ऊपर रहती है, वो समाचार सुना ना। और वो कालिदास जो है इस मेघ की यात्रा का वर्णन करता है जो यक्ष ने बताया है। यक्ष कहता है तुम जब जाओगे तुमको काशी मिलेगा, काशी में बाबा विश्वनाथ का मंदिर होगा, संध्या का समय होगा, जोर जोर से आरती हो रही होगी, तुम जोर से गड़गड़ाना, लगेगा कि उस आरती में तुमने नगाड़ा बजा दिया। आगे बढ़ोगे तो तुमको प्रयाग मिलेगा, आगे बढ़ोगे चित्रकूट मिलेगा, आगे जाओ, वो गिनाता जाता है। व्हाट इज दिस? कल्चरल नेशनलिज्म। इस देश को एक बनाए रखने के लिए सबने प्रयत्न किए हैं, इसलिए आइसोलेटेड समस्याएं नहीं है। कोई समस्या किसी भी क्षेत्र की अपनी हो ही नहीं सकती। कोई समस्या कहीं की भी है वो सारे देश की समस्या है। कोई भी अच्छी बात किसी एक जगह की है वो सारे देश की अपनी है। ये जो वननेस है ये इस देश की अंतर्निहित शक्ति है। ये वननेस जो है इस देश की अंतर्निहित विचारधारा है, एक दर्शन है। और इसलिए कुंभ का मेला लगता है, हजारों लाखों लोग चले आते हैं, भाषा नहीं जानते वे हिंदी, वो तमिलनाडु से आते हैं, केरल कर्नाटक से आते हैं, उड़ीसा आंध्र से आते हैं, बंगाल से, आसाम से आते हैं, हिंदी नहीं जानते, लाखों की संख्या में आते हैं। तब ध्यान में आता है एक राष्ट्र चला रहा है, एक स्नान करके फिर चल देता है वापस। अर्थात इस राष्ट्र के इस एकात्म बोध को हम समझेंगे, ध्यान में रखेंगे और अपने लेखन में किसी भी प्रकार से आने वाला जो द्वैत है, द्वंद्व है, विभेद है, आपस में किसी प्रकार की टकराहट है, इसको इस दृष्टि से समाधान करेंगे। वो टकराहट जातियों की है, वो टकराहट वर्णों की है, भाषा की है, संप्रदाय की है, वो क्षेत्रगत होगी। कैसी भी टकराहट मानने को हमारा लेखक तैयार नहीं होगा। इस राष्ट्र के एकात्म बोध को हर दृष्टि से हम ध्यान में रखेंगे। ये दर्शन हजारों वर्ष से चला आ रहा है, वो हमारा अंतरात्मा का प्राण है। एक दूसरी बात, कई बार ध्यान में आता है कि ये समस्या वो समस्या, मैं समस्याओं के बारे में ज्यादा चर्चा नहीं करता, लेकिन फिर भी इस देश का एक प्राण तत्व है। एक मेगास्थनीज नाम का एक यात्री इस देश में आया था लगभग 300 ईसा पूर्व। वो मगध साम्राज्य में लंबे समय तक रहा। उसने एक पुस्तक लिखी इंडिका। उस इंडिका के रेफरेंसेस दुनिया के बहुत पुस्तकों में मिलते हैं, लेकिन इंडिका ओरिजिनल नहीं मिलती। बहुत सारा वर्णन उसने उस इंडिका में किया है। भारत के लोग कैसे हैं, भोजन, भारत का व्यवस्था शासन की कैसी है, प्रशासन कैसा है, अर्थव्यवस्था कैसी है, खेती, मेला, त्योहार,
आध्यात्मिक, सबके बारे में लिखा है उसने। एक बात अंत में लिखता है वो, भारत के लोग प्रामाणिक है, भारत के लोग सत्यनिष्ठ है, भारत के लोग शीलवान चरित्रवान है, भारत के लोग अतिथियों का सम्मान करते हैं, भारत के लोग संधि तोड़ते नहीं, भारत के लोग वचन के पक्के हैं। ऐसा बहुत सारा वर्णन भारत के बारे में लिखता है। उसके बाद अंतिम जो यात्री आया वो आया मैकॉले, तो मेरे ध्यान में वो 19वीं शताब्दी में आया, और इतने लगभग 2,500 वर्षों में बहुत सारे यात्री आए। मैकॉले भी यही बात लिखता है, भारत के लोग चरित्रवान है, प्रामाणिक है, सांस्कृतिक रूप से निष्ठा है उनकी। वो तब से लेकर के जो इब्न बतूता है, वो वेनसांग है, वो फाइयान है, वो टेवर्नियर है, कोई यात्री है, ये भारत के बारे में, भारत के सोच के बारे में ये पक्का लिखता है। यह महिलाओं का भारी सम्मान है, लोग पैसा चुराते नहीं, लोग धोखा देते नहीं। ये 2,500 वर्षों का वर्णन हम लोग विदेशी यात्रियों के उसमें देखते हैं। आज क्या हो गया? एकदम हर आदमी पर बेईमानी की मोहर क्यों लग गई? हर एक आदमी ऐसा लगता है भ्रष्टाचारी हो गया। ऐसा क्यों हो गया? इसका समाधान राजनीति दे देगी क्या? और इसलिए आज के इस विद्वत जन को, लेखक को यह आवश्यकता है, इसका रूट कॉज क्या है? यह अनुशासनहीन, चरित्रहीन जो भी कुछ बिगड़ गया, कैसे बिगड़ा? अल्टीमेटली हु इज रेस्पॉन्सिबल फॉर दिस? कौन जिम्मेदार है? हुआ कैसे? हम ऐसे नहीं थे। हजारों साल तक हमारी एक विशिष्टता थी, हमारी एक परंपरा थी, जिसका समाधान राजनीति के क्षेत्र में ढूंढना कठिन है। लेकिन हम ऐसे थे, ये बिगड़ गया। अब कैसे सुधरेंगे? वैसे थे तो क्यों थे? वो कौन शिक्षा थी, कौन परिश्रम था, कौन सी दिशा समाज को मिलती थी, बच्चों को कौन समझाता था? ये देश ऐसा था, हजारों साल ऐसा रहा, ये देश ऐसा कैसे हो गया? आज के लेखक की बड़ी जिम्मेदारी है इस समाज को इसमें से कैसे बाहर निकाल करके लाए। वो तभी ला सकते, हमको ध्यान में रहे हम कौन थे, हम कैसे थे, हमारे एक महान परंपरा का आधार क्या था। आज बिगड़ गया। हमने सैकड़ों घटनाएं पढ़ी होंगी भारत के लोगों की प्रामाणिकता की, वो मैं आज चर्चा नहीं कर, छोड़ दीजिए। हमने सैकड़ों घटनाएं ऐसी पढ़ी होंगी जिसमें भारत के लोगों ने महिलाओं के सम्मान के लिए बड़ा प्रयत्न किया। वो शिवाजी महाराज के जीवन की घटनाएं, गौर बानू की, ये राजपूतों की घटनाएं, मुगलों का हरम उनको मिल गया, उनकी घटनाएं, पुरानी घटनाएं। आज क्या स्थिति बन गई? ये देश की बड़ी ज्वलंत समस्याएं हैं। आज लगता है हर एक बालिका को बाहर भेजने में डर लगता है। ऐसा कैसे हो गया? अभी 1-1.5 वर्ष पूर्व एक टाइम्स ऑफ इंडिया में एक लेख पढ़ रहा था, सेना के एक रिटायर्ड अधिकारी का लेख था। ऐसी इन घटनाओं के ऊपर ही वो लेख था। उसने एक उदाहरण दिया था कि 1967 में एक हमारा INS ब्रह्मपुत्र नाम का नेवी का जहाज ग्रीस से आ रहा था। वहां उन्होंने कोई अभ्यास किया होगा, आ रहे थे। रास्ते में टोरंटो नाम का एक पोर्ट, वहां रुक गए। जैसे टोरंटो नाम के पोर्ट के लोगों को यह पता लगा कि इंडियन नेवी का ये जहाज आया है, वे पोर्ट पर आ गए, उनका स्वागत किए, उनको लंच और डिनर की व्यवस्था की, उनको अच्छे से बैठा ले, उनके लिए परचेजिंग शॉपिंग फ्री कर दिया उससे शहर में। आप सामान खरीदिए, आपको पैसा नहीं देना। आज तो भारत के नेवी के लोगों को बड़ा आश्चर्य लगा, ऐसा कैसे भाई, ऐसा तो हमारे साथ कई व्यवहार नहीं होता, क्या है? तो अंत में जब विदाई के समय उनका एक व्याख्यान उन्होंने एक हॉल में रखा, सबको बुलाया। टोरंटो शहर के भी एक बहुत सारे लोग आ गए, महिलाएं भी आ गई। उसमें उन्होंने डिस्क्लोज किया, उन्होंने कहा ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर का समय था, एलाइज की सेना और भारत की सेना मिलकर के टोरंटो पर कब्जा कर लिए थे। लेकिन जो एलाइज थे अदर देन इंडियन आर्मी,
वो ब्रिटिशर्स थे, अमेरिकन थे, ऑस्ट्रेलिया के लोग थे, ये सब लोग थे, कनाडा के लोग थे, फ्रांस के लोग थे। इन सब सैनिकों ने हमारे साथ बड़ा दुर्व्यवहार किया, बहुत खराब व्यवहार किया। द एक्सेप्शंस फॉर इंडियंस, जो इंडियन आर्मी है यही केवल एक्सेप्शन था। एक्सेप्शन ही नहीं था, उन महिलाओं ने बताया कि भारतीय सेना के लोगों ने कॉलोनी में पहरा दिया कि इन साथी लोगों को कॉलोनी में एंट्री न दी जाए। और ऐसी कई महिलाएं वहां मंच पर आई, उन्होंने बताया, हम थे मौजूद, हमारे सामने का ये केस है, कैसे भयभीत हम लोगों ने कई महीने काटे, लेकिन भारत के सैनिकों का एक भी उदाहरण हमको ध्यान में नहीं, सबने हमारी सेवा की, सुरक्षा की, इसलिए हमने आपका स्वागत किया यहाँ पर। मेरा कहने का भाव यह है, ये एक दर्शन था तब ये व्यवहार था, वो दर्शन लुप्त हो रहा है तो ये व्यवहार ऐसा हो रहा है। व्यवहार जो है ये रिजल्ट है, ये कारण नहीं है, कारण कुछ और है। और इसलिए इस देश में जो छोटी छोटी समस्याएं दिखती हैं अपने को, वो रीजनलिज्म दिखता है, कहीं उग्रवाद दिखता है, कहीं डिक्टेटरशिप की डिमांड आती है, कहीं नक्सल मूवमेंट खड़ा हो जाता है, कहीं भयंकर गरीबी है, कहीं कुछ और है, कहीं चारित्रिक समस्या आ रही है। इन सबके पीछे एक बड़ा विजन चला गया, एक बड़ा विजन किसी कारण से विलुप्त हो गया, वो घट गया, वो डाइल्यूट हुआ। और इसलिए आज के विद्वजन, आज के लेखक, उनकी एक पहली बड़ी जिम्मेदारी है इस राष्ट्र के परंपरा का चले आ रहे हजारों वर्षों के इस राष्ट्रीय दर्शन को, उस मौलिक दर्शन को, सांस्कृतिक महाअधिष्ठान को फिर से हम स्थापित करने में सफल हो सके। दीनदयाल जी ने वही किया था। दीनदयाल जी ने जनसंघ शुरू किया, तो जनसंघ शुरू करते समय एक नई राजनीतिक पार्टी लाकर और कैसे सत्ता में बैठा जाए, कांग्रेस को हटाकर हम सत्ता में स्थापित हो जाएं, इसके लिए नहीं था वो। इस राष्ट्र की उस महान परंपरा के दर्शन को फिर से स्थापित करने का प्रयत्न कैसे होगा इस देश में, इसलिए जनसंघ था। दिशा पक्की थी, उसमें कोई कंफ्यूजन, कोई डायलेमा नहीं था। और इसके लिए अत्यंत प्रामाणिकता के साथ, निष्ठा के साथ वे जीवन भर काम करते रहे, मेहनत करके काम करते रहे। उनकी जन्म शताब्दी पर मैं आप सभी को आह्वान करता हूं, उनके उस महान दर्शन को लेकर के हम जरूर आगे बढ़े, उसको अध्ययन भी करें। वे कैसे परिश्रमी थे, वे कैसे चिंतक थे, कैसे लेखक थे, किसी भी परिस्थिति में रह सकते थे। और इसे शताब्दी वर्ष में दीनदयाल जी का दर्शन और उनका जीवन दोनों ही आवश्यक मुझको लगता है समाज के उन वर्गों के पास जाए जहां तक वो नहीं पहुंचा। एक छोटी घटना बताता हूं। एक बस्ती नाम का एक शहर है उत्तर प्रदेश में, वहां पर वे एक ट्रेन से उतरे। उनको लेने के लिए हमारे वहां के कार्यकर्ता थे, संकटा प्रसाद सिंह जी, वे आए थे। उनके 2-3 लोग और थे। दीनदयाल जी दोनों जनसंघ में नहीं थे, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सह प्रांत प्रचारक थे। उन्होंने पूछा, संकटा जी कहाँ चलना है? संकटा जी ने कहा, दीनदयाल जी पैदल चल रहा है, थोड़ा देर लगेगी, हमको 4-5 घंटा पैदल चलना होगा, चलो चलेंगे। चल दिए। रात को 10:30-11 बज गया, अभी हम उस स्थान पर नहीं पहुंचे जहां पहुंचना था। दीनदयाल जी बोले, संकटा जी थोड़ा पानी कहीं मिलेगा क्या, प्यास लगी है। तो संकटा जी ने कहा, थोड़ी देर में पानी मिलेगा, हम चलते हैं। फिर एक गांव आ गया। गांव में तो जैसा होता है 10-20 चारपाइयों पर लोग सो रहे, बाहर ही सो जाते हैं, तो सो रहे। संकटा प्रसाद जी ने कुछ लोगों को जगा दिया, भैया जरा उठो। लोग उठ गए, देखा 5-7 लोग खड़े हैं। क्या बात है, कहां से? बैठो बैठो बैठो। उन्होंने भी बैठा था। पानी मिलेगा क्या? बिल्कुल मिलेगा। तो सज्जन उठा, उसने 2-3 लोगों को और उठाया, अपनी पत्नी को भी जल्दी से जगाया, जल्दी जल्दी उठो, मेहमान आए हैं, कुछ बनाओ जल्दी से। अतिथि आ गए, कुछ जल्दी से कुछ बना दो। महिला ने जल्दी चूल्हा जलाना शुरू किया, हलवा बना देती हूँ। वो सज्जन गए बाल्टी और रस्सी लेकर के कुएं पर पानी लेने के लिए, वो पानी ले आए।
दीनदयाल जी ने कहा पानी पिला दो, नहीं भैया कुछ बन रहा है अभी। अब गांव में चूल्हा जलाना रात को 10:30-11 बजे, फिर हलवा बनाना, 1 घंटे का कार्यक्रम पूरा है। दीनदयाल जी को आगे भी चलना, नहीं नहीं तो जल्दी कर दो, पानी पिला दो, नहीं छोड़ दो, नहीं ऐसा कैसे। एक थोड़ा देर बहस हुई, सबने कहा ना जल्दी कर दो। तो महिला अंदर से आई, बोले ऐसे कैसे भैया, आप हमारे मेहमान। तो बहुत जिद हुआ तो महिला अंदर से एक दोने में गुड़ लेकर के आई। बोला अच्छा खाली पेट पानी नहीं पीते, पहले गुड़ खा लीजिए फिर पानी पी लीजिए। दीनदयाल जी ने इस घटना का वर्णन कई स्थान पर किया, कहा ये भारत का मन है, ध्यान में रखो। ये सामान्य मन है। हर एक व्यक्ति आने वाले अतिथि के बारे में, अर्थात इस देश के किसी भी व्यक्ति के बारे में कैसा सोचता है, ये ध्यान में रखो। कोई किसी के बारे में द्वेष नहीं रखता, कोई किसी के बारे में घृणा नहीं रखता। वो महिला क्या जानती है हमको, हम कहां से आए, कौन है, लेकिन नहीं, वो तैयारी करती है कुछ खिलाने की। हमारे दरवाजे पर आया व्यक्ति ये भूखा न जाए, ये व्यक्ति खाली पेट पानी न पिए। ये भारत के राष्ट्र दर्शन का एक सामाजिक स्वरूप है, सामाजिक चिंतन है। हम नहीं समझते, जो पाश्चात्य जगत के लोग हैं, अतिथि के व्यवहार को ऐसा समझ सकेंगे क्या। 1957 का समय था, अटल बिहारी वाजपेयी चुनाव लड़ रहे थे मथुरा से। दीनदयाल जी चुनाव की सभाओं के लिए आए। वहां के कार्यकर्ता थे बांके बिहारी माहेश्वरी। बांके बिहारी माहेश्वरी को दीनदयाल जी पूछते ट्रेन से उतर करके 8:30 बजे के लगभग, बांके जी क्या क्या कार्यक्रम है आज। तो बांके जी उनको लेकर के जनसंघ के कार्यालय पर आ जाते हैं, एक कागज लिख करके देते हैं, दीनदयाल जी आज 14 जगह सभाएं हैं, हम पहली सभा में 11 बजे जाएंगे, अंतिम सभा संभवतः रात को 8:30 बजे या देर में मथुरा शहर में होगी, चलो करेंगे। दीनदयाल जी ने तैयारी किया, 10 बजे के लगभग निकले। निकलते समय दीनदयाल जी ने कहा अरे भाई बांके बिहारी जी एक काम करना, गाड़ी में थोड़ा बाल्टी और लोटा रखना, पानी रखना। तो क्या बात है, नहीं रख लेना, जरूरत पर रास्ते में आवश्यकता पड़ेगी। तो बांके जी ने पूछा क्या बात क्या है। तो दीनदयाल जी ने कहा मेरा पेट बहुत खराब है, मैं बीमार हूं, मेरे को डिसेंट्री है, बार बार मुझको लेटरिन जाना पड़ता है, और गाड़ी में जहां जगह मिलेगा, रास्ता मिलेगा, जंगल में मैं अपना काम करूंगा। लेकिन पूरी 14 सभा किए हुए, रात्रि को अंतिम सभा 10:30 बजे प्रारंभ हुई, 11:30 बजे समाप्त हुई। ये केवल दर्शन ही दर्शन नहीं था, शरीर से इतना परिश्रम करने वाला भी वो व्यक्ति था, अपने को ध्यान में रखना है। ये जनसंघ ऐसे खड़ा नहीं हो गया। आज जो राजनीतिक परिवर्तन है उसके पीछे ऐसे हजारों लोगों के जीवन लगते चले गए। तो दर्शन एक था, दर्शन के अनुरूप अपने सारे शरीर को लगा देने का व्यवहार एक था, तब आज राजनीतिक सफलता प्राप्त हुई है। और इसलिए इस देश का एक गंतव्य है, इस देश का, समाज का, राष्ट्र का महान दर्शन है। वो दर्शन और समाज का दर्शन दो नहीं हो सकता। वो समाज का दर्शन, हमारे परिवार का दर्शन, ये दो नहीं हो सकता। हमारे एक एक व्यक्ति का इंडिविजुअल थिंकिंग और राष्ट्र का दर्शन ये अलग नहीं हो सकता। और किसी पॉलिटिकल पार्टी का दर्शन और राष्ट्र का दर्शन ये दो नहीं हो सकते, एक हो। इसलिए भारतीय जनता पार्टी इसके लिए काम करे। ये दो नहीं चाहिए। जो हमारा एक सांस्कृतिक, वैचारिक, दार्शनिक अधिष्ठान है, उसको ध्यान में रखते हुए समाज का हम कायाकल्प करेंगे, समाज की प्रत्येक समस्या का समाधान ढूंढेंगे। लेकिन प्रकाश कौन सा? प्रकाश उस महान राष्ट्र दर्शन का जो हजारों साल से हमारे पास है। मैं आप सभी से विनम्र प्रार्थना करता हूं, हम सब लेखक हैं, समाज को दिशा देने वाले हैं। समाज का वर्ग कोई सा हो, उसको दिशा देने की जिम्मेदारी हमारी है। उसको हम लोग हृदय से स्वीकार करते हुए यहाँ पर आए। मैं आप सभी का अभिनंदन करता हूँ। नमस्कार।